हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में हम अमेरिकन क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये सीरीज हमें वॉल्टर वाइट की कहानी बताती है या उसके संघर्षों को दिखाती है, जो कि एक किसी समय पे नोबेल प्राइज विजेता रह चुका है, लेकिन अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए एक कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर का काम करता है। वहीं उसकी वाइफ स्काइलर एक अकाउंटेंट होने के साथ साथ एक लेखक भी है और साथ ही साथ वो एक हाउस वाइफ भी है और उन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम वॉल्टर जूनियर है, जो कि सेरेब्रल पैल्सी या मूवमेंट डिसऑर्डर की बीमारी से ग्रसित है। और इस मूवमेंट डिसऑर्डर की बीमारी की वजह से जूनियर को हिलने डुलने और चलने में प्रॉब्लम होती है। और स्काइलर की बहन का नाम मैरी है, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट है और क्लेप्टोमेनिया नामक बीमारी से ग्रसित होने की वजह से उसे चोरी करने की बहुत बुरी आदत है। और उसका हस्बैंड हैंक ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है और एक बहुत ही अच्छा एजेंट है। और इस सीरीज़ को दो कैरेक्टर लीड करते हैं, पहला वाल्टर वाइट है तो दूसरा जेसी पिंकमैन है। और वो दोनों मिलकर ड्रग का एक कार्टेल चलाते हैं या ड्रग बनाकर उसे बेचने का काम करते हैं। और जैसे जैसे ये कैरेक्टर इस सीरीज़ में आगे बढ़ता है, आपको इसके ऊपर गुस्सा भी आएगा और प्यार भी आएगा और उसके बेवकूफ़ी पे तरस भी आता है। लेकिन दिल का साफ होने की वजह से या उसके भोलेपन की वजह से आप उस कैरेक्टर से प्यार करने लगते हैं। और जिस तरह से एरन पॉल ने इस कैरेक्टर को पर्दे पे उतारा है, आप ना चाहते हुए भी इस कैरेक्टर से प्यार करने लगते हैं। तो ब्रेकिंग बैड के इस टैगलाइन के साथ ही इस एपिसोड को या पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। But you know the business, and I know the chemistry. तो इस सीरीज़ की कहानी की शुरुआत वॉल्टर के नॉर्मल रूटीन से शुरू होती है, जहां वो अपने बिस्तर से उठने के बाद और अपने गैजेट की हेल्प लेते हुए जॉगिंग शुरू कर देता है। और उसके घर में सामान बिखरे होने की वजह से हम समझ जाते हैं कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि प्रोटॉन रेडियोग्राफी रिसर्च टीम को लीड करने के लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और फिर अपनी फैमिली के साथ डिनर करते वक्त हमें ये पता चलता है कि आज वॉल्टर का जन्मदिन है। और स्काइलर और उसका बेटा उसे बर्थडे विश करने के बाद स्काइलर उसे घर पे जल्दी आने को बोलती है और फिर अपने बेटे के साथ कॉलेज पहुंचकर और जूनियर को पार्किंग एरिया में ड्रॉप करते हुए अपनी क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए चला जाता है। और जब वो अपने लेक्चर को एक्सपेरिमेंट करते हुए पढ़ा रहा होता है, तभी एक लवर बॉय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत कर रहा होता है। और जब वॉल्टर उनका अपनी तरफ ध्यान खींचते हुए उसे अपनी जगह पे आने को बोलता है, तो वो उसके साथ बदतमीजी करते हुए अपनी कुर्सी पे आकर बैठ जाता है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद हम वॉल्टर को अकेले ही लंच करते हुए देखते हैं। और फिर अपने इस ड्यूटी को पूरा करने के बाद जब वो अपनी दूसरी जॉब या कैशियर का काम कर रहा होता है, तभी उसका बॉस उसके पास आकर और एक एम्प्लॉय के ना आने की वजह से उसे कार धोने को बोलता है। और वॉल्टर को ना चाहते हुए भी और पैसों की तंगी की वजह से इस काम को करना पड़ता है। और जब वो कार धोने के लिए जाता है, तो उसे वही लड़का मिलता है, यानी कि चैड मिलता है, जिसने उसकी स्कूल में बेइज्जती की थी। और जहाँ पे भी चैड और उसकी गर्लफ्रेंड उसे ह्यूमिलिएट करते हैं। और घर जाते हुए हम उसके रिएक्शन से समझ जाते हैं कि उसे ये हर रोज़ झेलना पड़ता है। और जब वो घर पे पहुँचता है, तो उसकी वाइफ के द्वारा सरप्राइज़ पार्टी देने की वजह से वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे स्काइलर की बहन मैरी को और उसके पति हैंक को भी देखते हैं। लेकिन हम इस पार्टी में नोटिस करते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। और जब हैंक उससे मस्ती मजाक कर रहा होता है, तो हैंक उसका बियर भी ले लेता है और फिर टीवी पे अपनी न्यूज़ को दिखाते अपनी वाहवाही करने लगता है। और वॉल्टर इतने सारे पैसों को देख या उसके द्वारा पकड़े गए इतने सारे पैसों को देखकर शॉक हो जाता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या ड्रग में इतने पैसे होते हैं। तो हैंक उसे बताता है कि ये पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है और इसीलिए वो लोग उन्हें पकड़ते हैं और उसे एक ड्रग रेड में या क्रिस्टल मैथ के ड्रग लैब को दिखाते हुए अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर करने को बोलता है। लेकिन वॉल्टर उसकी इस बात को हंसकर किसी और दिन के लिए टाल देता है। और जब पार्टी खत्म होने के बाद रात
वॉल्टर जब अपने वाइफ के पास जाता है तो वो उससे बातचीत करती हुई उसे आने वाले बच्चे के लिए या उसके रूम को पेंट करने को बोलती है और साथ ही साथ उसे बर्थडे गिफ्ट देते हुए उसका मास्टर बेड या उसको जन्नत की सैर कराती है। Yes! 56! Ow! और जब अगले दिन कार वॉश कंपनी में काम कर रहा होता है तो उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है और वो चक्कर खाते हुए नीचे गिर जाता है। और जब हॉस्पिटल ले जाते समय उसे होश आता है तो वो डॉक्टर से बातचीत करते हुए उसे ये जताने की कोशिश करता है कि उसका लो शुगर हो जाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। लेकिन जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो वो उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन वॉल्टर उसे कुछ नहीं बताता है। और जब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद और टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है। और जब डॉक्टर उसके अपने ख्वाब से बाहर निकालता है तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि वॉल्टर लंग कैंसर के आखिरी स्टेज पे है और कीमोथेरेपी होने के बावजूद भी वो 1 या 2 साल तक जिंदा रह सकता है। और जब वो घर पे मायूस होकर आता है तो उसके वाइफ के पूछने के बावजूद भी या उसके दिन के बारे में पूछने के बावजूद भी वो उसे अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता है। और जब अगले दिन अपनी कार वॉश कंपनी में काम करने के लिए जाता है तो उसका बॉस उसके पास आकर उसे फिर से कार धोने की बात करता है। लेकिन वॉल्टर अपनी बीमारी से इतना ज़्यादा शौक में चला गया होता है कि वो उसके ऊपर भड़कते I said fuck you and your eyebrows. और उसके सारे सामान को छीट छाट कर उसकी नौकरी पे लात मार देता है। और जब घर में जाकर और माचिस की तीलियों को बर्बाद करते हुए अपने बारे में सोच रहा होता है तभी उसे हैंक की बात याद आती है और वो उसे फ़ोन करके उसके साथ रेड पे जाने के लिए बोलता है। और फिर हैंक उसकी इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए उसे एक मैथ लैब के रेड में ले आता है। और फिर घर में रेड करते हुए वो लोग एक ड्रग डीलर को पकड़ लेते हैं। और जब हैंक और स्टीफन को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग वॉल्टर को छोड़कर वहाँ पे चले जाते हैं। और इसी बीच वॉल्टर नोटिस करता है कि एक शख्स बिल्डिंग से कूद रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है। और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे उसका फॉर्मर स्टूडेंट जेसी पिंकमैन दिखता है। और साथ ही साथ बाहर उतरने के बाद वो उसकी कार को भी नोटिस करता है। और फिर वॉल्टर अपने इस क्रेजी आइडिया को पूरा करने के बाद जेसी पिंकमैन के घर पे पहुंच जाता है। और जब जेसी उसे वहाँ पे देखकर सरप्राइज होता है तो वो उसे बताता है कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा है। और जब उससे बातचीत करते हुए और उसके ड्रग के धंधे के बारे में पूछता है तो वो उसकी किसी भी बात से इनकार कर देता है। तो वॉल्टर उसकी सच्चाई बताते और उसके कार को देखने के बाद उसे बताता है कि उसे कोई भी नहीं ढूंढ रहा है। तो जेसी उससे बातचीत करते और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अब उसकी स्पीचेस फिर से नहीं सुनने वाला है। उसको कॉलेज छोड़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो वॉल्टर उसे बताता है कि वो उसे एक छोटी सी स्पीच देगा और उसे बताता है कि उसके पार्टनर एमिलियो को डीईए पकड़ के ले गई है और इसी के साथ उसके लैब को और उसके सारे पैसे को भी ले चुकी है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन वो इस बिज़नेस को जानता है और मैं इसकी केमिस्ट्री को जानता हूँ। और फिर उसके सामने अपने एक क्रेजी आइडिया को रखते हुए उसका पार्टनर बनने की पेशकश करता है। You and me. That's right. और जब जेसी को इस बारे में विश्वास नहीं होता है तो वो उसके सामने 2 ऑप्शन रखता है। वो चाहे तो उसका पार्टनर बन सकता है या फिर वो डीए को कॉल करके उसे जेल में भेज सकता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वॉल्टर अपने कॉलेज से ज़रूरी सामान को चुरा या लैब के प्रोडक्ट को चुरा जेसी के घर पे ले आता है। और फिर जेसी के घर पे पहुंचने के बाद और अपने सारे सामान को समझाते हुए उसे ये बताता है कि वो अब तक एक गार्बेज बना रहा था और वो दोनों मिलकर ऐसी क्रिस्टल मैथ बनाएंगे जो पूरी तरह से प्योर और स्टेबल होगी। और जब वॉल्टर सारे सामान को उसके घर में रखता है तो जेसी उसे बताता है कि वो यहाँ पे अपनी लैब नहीं बना सकता है और अगर वो चाहे तो वो अपने घर में बना सकता है। और फिर दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लैब के लिए एक आरवी खरीदेंगे। और फिर वॉल्टर अपनी वाइफ के सारे पैसों को निकालकर उसे आरवी खरीदने के लिए पैसे दे देता है। और जब जेसी उसे बताता है कि उसकी आरवी के लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा कम हैं तो वॉल्टर उसे इसी पैसे में काम चलाने को बोलता है। और जब वॉल्टर अपने फैमिली के पास जाने के लिए निकलता है तो जेसी उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो ये काम क्यों कर रहा है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इस उम्र ब्रेकिंग बैड बनने की कोशिश कर रहा है।
जिस पर वॉल्टर उसे यही जवाब देता है कि मैं अब जाग चुका हूँ। I am awake. What? और इधर हम देखते हैं कि जब जूनियर अपने पैंट को नहीं पहन पाता है तो वॉल्टर उसकी मदद करता है, और जब वो बाहर आकर अपनी मॉम को अपने पैंट के बारे में बता रहा होता है तभी वहाँ पे कुछ लड़कों का ग्रुप उसे देखकर बुली करने लगते हैं या उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब वॉल्टर की वाइफ उसे इशारा करते हुए कुछ करने को बोलती है तो वॉल्टर उन्हें इग्नोर करने को कहकर और वहाँ से कुछ देर के लिए चला जाता है। और जब वो लड़के जूनियर का मजाक उड़ाना नहीं बंद करते हैं तो उसकी मॉम तंग आकर उनके पास जाने ही वाली होती है कि वॉल्टर वहाँ पे आते हुए और उनके ऊपर हमला करते हुए Little trouble walking? Get off me! Get off me! उन्हें वॉल्टर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हम ये भी नोटिस करते हैं कि वॉल्टर उन लोगों से डरते उनको ही बुली करना शुरू कर देता है। और इस नज़ारे को देखकर उसकी वाइफ और उसका बेटा शॉक होने के साथ साथ उससे इम्प्रेस भी होते हैं। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जेसी और वॉल्टर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे किसी का दूर दूर तक कोई भी निशान नहीं है। और फिर वॉल्टर लगभग पूरी तरह से नंगा होते हुए और जेसी को समझाने के बाद कि वो मैथ की बदबू को लेकर घर पे नहीं जा सकता है, एप्रन को पहनकर क्रिस्टल मैथ को बनाना शुरू कर देते हैं। और जब क्रिस्टल मैथ पूरी तरह से तैयार होती है तो जेसी उससे बताता है कि उसने कभी भी इतने बड़े क्रिस्टल को या इतनी अच्छी ड्रग को नहीं देखा है और उनका ये प्रोडक्ट दुनिया में आग लगाने वाला है। और जब जेसी इस क्रिस्टल को चेक करने की बात करता है तो वॉल्टर उसे समझाता है कि उसे ये क्रिस्टल खुद नहीं यूज़ करना है बल्कि उनके डील के अकॉर्डिंग वो क्रिस्टल मैथ बनाएगा और वो उसे बेचेगा। और फिर जेसी क्रिस्टल के एक टुकड़े को लेकर अपने डीलर और अपने पार्टनर के भाई KG-8 के पास पहुंच जाता है। और जब वो उस ड्रग को चेक करने के बाद और उसके ऊपर शक करते हुए उसके पुराने पार्टनर या अपने भाई से मिलवाता है तो वो दोनों उसकी कनपटी पे बंदूक रख देते हैं। और जेसी को ना चाहते हुए भी उन्हें वॉल्टर के पास लेकर आना पड़ता है। और जब KG-8 उससे बातचीत करते हुए अपने साथ काम करने का ऑफर दे रहा होता है उसी वक्त एमिलियो उसे देखकर पहचान जाता है। और जब दोनों उसकी असलियत जानने के बाद उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं तो जेसी उसे भागते हुए बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से और पत्थर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। और वॉल्टर अपने जान खतरे में देखकर KG-8 से ये सौदा करता है कि वो इस प्रोडक्ट के बारे में उसे बनाकर दिखा सकता है या इस प्योर मैथ को बनाकर उसे सिखा सकता है। और KG-8 उसकी बात मानते हुए अपने भाई के साथ अंदर चला जाता है। और जब एमिलियो सिगरेट पी रहा होता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसे बाहर फेंकने को कहता है और एमिलियो जलती हुई सिगरेट को बाहर फेंक देता है। और फिर वॉल्टर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए या अपने साइंस का इस्तेमाल करते हुए फास्फोरस से फॉस्फिन गैस बनाते हुए या धमाका करते हुए उनको किसी तरह से आरबी के अंदर बंद कर देता है, जिससे वो दोनों के दोनों वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और जब उनके बेहोश होने के बाद जेसी को देखने के लिए जाता है तो उसे एहसास होता है कि एमिलियो की वजह से वहाँ पे आग लग चुकी है। और वो अपने एप्रन से उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी होती है कि वो उसमें कामयाब नहीं होता है। और फिर जेसी और अपने आप को मास्क पहनाने के बाद वहाँ से आरबी को लेकर भागने लगता है। लेकिन वो इस सिचुएशन से इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो आरबी को लेकर क्रैश लैंडिंग कर देता है। और फिर बाहर निकलने के बाद और पुलिस का सायरन सुनने की वजह से अपने मास्क को निकालकर गुस्से में फेंक देता है। और फिर अपने शर्ट को पहनने के बाद KG-8 के बंदूक को लेने के साथ साथ जेसी के कैमरे को लेकर अपनी फैमिली के लिए अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है। और जब उसे पूरी तरह से ये एहसास हो चुका होता है कि पुलिस के आने की वजह से उसका अब खेल खत्म हो चुका है तो वो बंदूक को लेकर और बिना सेफ्टी ऑन किए अपने आप को मारने की कोशिश करता है। और जब पूरी तरह से निराश होकर और बाहें फैलाए हुए उनका स्वागत करने के लिए तैयार होता है तो वो पुलिस वाली गाड़ी ना होकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती है। और जब जैसी बाहर निकलकर उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है और उसने उनके साथ क्या किया है तो वो अपने सारे कांड को उसे बता देता है। और फिर दोनों मिलकर अपने रायते को समेटने के लिए चले जाते हैं। और फिर हम उसे घर पे जाकर जहाँ अपने पैसे सुखाते हुए देखते हैं। वहीं जब वो अपनी वाइफ के पास पहुँचता है तो वो उससे बातचीत करते
उसके गायब होने का रीज़न पूछती है और जब वो उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि उसका चुप रहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वॉल्टर उसका मुंह बंद करते और पूरी तरह से जोश में आकर उसके होश को उड़ा देता है। और इसी नज़ारे के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए हैं और उन्होंने एमिलियो का और क्रेजी एट का क्या किया है, और क्या इस कांड के बाद वॉल्टर इस काम को आगे भी करता है या फिर डीए अपनी छानबीन करते उन तक पहुंच जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।